नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अभी राज्यसभा के टिकट को लेकर मतलब राज्यसभा कौन पहुंचेगा, इस बात को लेकर बड़ी मारामारी मची है। जिन भी राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हैं वहां सब जोर आजमाइश में लगे। मामला यूपी का है क्योंकि यूपी की खबर पर हमारी नज़र होती है। बीजेपी से कौन जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, वो तो प्रधानमंत्री को पता होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहाँ से खबर खोद लाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी से कौन राज्यसभा जा सकता है, क्योंकि इस बार पार्टी इतनी ताकत है, विधायकों की पार्टी के पास इतनी संख्या है, 122 विधायकों के साथ गठबंधन को जोड़कर अगर आप देखें तो वो 3 राज्यसभा सदस्यों को मतलब 3 नेताओं को वो राज्यसभा का सांसद बना सकते हैं। रविवार को समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी। कई लोगों ने ये खबर चलाई कि भाई वहाँ पर कौन राज्यसभा जाएगा, इस बात को लेकर बैठक हुई। ना जी, बिल्कुल गलत बात। एक शब्द भी अखिलेश यादव ने इस पर नहीं बोला और ना ही किसी विधायक ने इस पर चर्चा की। बैठक बस इसीलिए थी कि सब लोग एक बार मिल बैठ लेते हैं और विधानसभा की जो सत्र चल रहा है उसमें कौन क्या करेगा, कैसे आप अपनी बात मजबूती से रखें। चलिए अब मेन एजेंडे पे आते हैं कि राज्यसभा का सांसद कौन बनेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव एक दिन के लिए दिल्ली भी आए थे, तो तमाम दावेदार उनके पास पहुंच गए अपनी अपनी दावेदारी दिखाने, बताने और जताने के लिए। लेकिन कई बार जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। अब मैं एक नाम का जिक्र करूंगा कि वो राज्यसभा जा सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता रहा, बड़े वकील हैं वो, नाम है उनका कपिल सिब्बल। अब आप सोचेंगे कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वो समाजवादी पार्टी से जाएंगे। जी हाँ, एक तीर से 2 निशाने साधने की फिराक में हैं अखिलेश यादव। आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल ने ही आजम खान का केस लड़ा और आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई। वो जेल से 27 महीनों के बाद छूटे और विधायक की शपथ भी ले ली। अब ये कहा जा रहा है, और कहा क्या जा रहा है, आजम खान ने खुद ही इशारों में कही दी कि मेरी तबाही में मेरे अपनों का बड़ा हाथ है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। तो जाहिर सी बात है आजम अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, उनके बयानों से पता चलता है, वो जो कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, उससे भी पता चलता है। लेकिन जो संकट मोचक बने आजम खान के लिए वो कपिल सिब्बल अगर राज्यसभा चले जाते हैं अखिलेश यादव की मदद से, तो फिर आजम खान की नाराज़गी तो दूर हो जाएगी। तो एक तीर से 2 निशाने साधने वाला काम हो सकता है और अखिलेश यादव को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा लीगल एक्सपर्ट मिल जाएगा, जो कभी गाहे बगाहे उनकी कोई मुश्किलें हुई, किसी के खिलाफ कोई कोर्ट में कोई मामला चला गया, तो कपिल सिब्बल साहब उनके लिए संकट मोचक भी बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता क्यों नहीं हो। वैसे इसमें भी पेंच दर पेंच हैं। कपिल सिब्बल अभी भी कांग्रेस पार्टी से लगे हुए हैं कि महाराष्ट्र से वे राज्यसभा के लिए उनको टिकट मिल जाए और कांग्रेस पार्टी से ही राज्यसभा का सांसद बन जाए। लेकिन वहाँ कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हुई है, पता नहीं उसमें उनका जुगाड़ हो पाता है या नहीं हो पाता है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको भी कानूनी राय दे रहे हैं, कानूनी सलाह दे रहे हैं कपिल सिब्बल। तो हो सकता है, और वो झारखंड से भी लगे हुए हैं कि कहीं झारखंड से ही उनका नंबर आ जाए राज्यसभा के लिए। अगर इन दोनों जगहों से बात नहीं बनती है तो यूपी का रास्ता खुला हुआ है और मुझे लगता है अखिलेश यादव को कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए कपिल सिब्बल जैसे एक बड़े लीगल ब्रेन को राज्यसभा भेजने के लिए। और इस बात की चर्चा समाजवादी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, जो कह सकते हैं अखिलेश यादव के जो कोर टीम है, जहां वो इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं, उनमें एक दो बार कपिल सिब्बल के नाम को लेकर चर्चा भी हुई है। कपिल सिब्बल और अखिलेश यादव में बातचीत भी हुई है। तो हो सकता है कि कपिल सिब्बल एक नाम हो जो 3 राज्यसभा सांसद बनाने हैं समाजवादी पार्टी को, उनमें से एक नाम कपिल सिब्बल का हो सकता है। अब बचे 2 सीटें। अब इन 2 सीटों के लिए भाई बड़ी मारामारी मची हुई है कि कौन किसको बनाए। एक तरीके से अखिलेश यादव ने अपने मन में तय कर लिया है लगभग, अब कल को विचार बदल जाए, राजनीति तो कोई स्थिर नहीं होती है,
चॉइसेस बदलते रहते हैं, अखिलेश यादव का मन कल बदल जाए, कह नहीं सकते। उनके मन में है कि किसी एक मुस्लिम नेता को भी हम राज्यसभा भेजें। अब जब जैसे ही इस बात की भनक मिली है तो कई सारे दावेदार हो गए। अब इमरान मसूद को आप जानते ही होंगे, बेचारे इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस में प्रियंका गांधी के करीबी नेता माने जाते थे, कांग्रेस में रहकर वो समाजवादी पार्टी की तरफदारी किया करते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, और वो एक दिन समाजवादी पार्टी में चले भी आए और उनको टिकट भी नहीं मिला। लेकिन ये पहला चुनाव था। इमरान मसूद एक लड़ाके माने जाते हैं, सहारनपुर के बड़े मुस्लिम चेहरे, पश्चिमी यूपी के माने जाते हैं। हालांकि पिछले कई चुनाव में उन्हें सिर्फ हार ही हार देखनी पड़ी है, और उनका एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो दिया गया था कि बोटी बोटी काट डालूंगा, उसके बाद बड़े विवादित हो गए थे। इस बार उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला और अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें ये भरोसा दिलाया गया था कि सरकार बन जाएगी तो आपको मान सम्मान मिलेगा, सरकार नहीं बनी तो क्या अपने वायदे को पूरा करेंगे अखिलेश यादव। तो इमरान मसूद का भी एक नाम है कि वो भी राज्यसभा जा सकते हैं। दूसरा एक और नाम है सलीम शेरवानी का, वो भी कांग्रेस पार्टी में रहे, बड़े नेता हैं, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। तो सलीम शेरवानी का भी एक दावा है कि अगर मुसलमानों की तरफ से किसी को मिल जाए तो सलीम शेरवानी भी एक चेहरे हो सकते हैं, उन पर भी चर्चा हो सकती है, अखिलेश यादव उन पर भी विचार कर सकते हैं। तीसरा एक नाम है जावेद अली खान का। जावेद अली खान कुछ महीनों पहले तक राज्यसभा के सांसद थे समाजवादी पार्टी के, और अखिलेश यादव के जो चचा हैं और जो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी में, जिन्हें प्रोफेसर साहब कहा जाता है, राम गोपाल यादव के वो बेहद करीबी हैं। तो एक अगर मुस्लिम नेता की बात हो तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैंने आपको 3-4 नाम गिनाए, तो बात हो गई 2 की। अब तीसरा चेहरा कौन हो सकता है? क्या वो दलित होगा या किसी पिछड़ी बिरादरी का होगा? अब कई नामों की चर्चा है, सिलसिलेवार तरीके से ना हम क्या करते हैं कि उनको डिलीट करते जाएंगे। पहले हम उनका नाम लाएंगे कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे एक रवि वर्मा की बात कही जा रही है, कुर्मी है, लखीमपुर से हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे, पढ़े लिखे हैं, अच्छे जानकार हैं, राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, पर मुझे लगता है कि उनका बन पाना, राज्यसभा जा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक और हैं बुंदेलखंड से जो अभी राज्यसभा सांसद उनका ख़त्म हो रहा है, विशंभर निषाद, निषाद जाति के हैं और निषाद जाति का वोट भी मिला कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी को। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के करीबी भी हैं, तो क्या विशंभर निषाद को राज्यसभा भेजा जा सकता है? इस बात की भी गुंजाइश फिलहाल तो कम लग रही है। एक नाम चौंकाने वाला हो सकता है और वो नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। बड़े पुराने और चर्चित नाम हैं, यूपी के सभी लोग उनसे परिचित हैं। कभी मायावती की कोर टीम के मेंबर थे, छोड़कर बीजेपी आए। तो जब वो बीजेपी आए थे तब भी बड़ा हैरान करने वाला फैसला था, क्योंकि वो वहाँ पर यानी विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और चले आए, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। 5 साल जब खत्म होने को आया तो उन्हें लगा मैं तो गलत जगह में था, यहाँ तो दलित पिछड़ों को यहाँ कोई प्रमुखता ही नहीं मिली, उनको मान सम्मान ही नहीं मिला। ये कहकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, आ गए, चुनाव लड़ लिए विधानसभा का और चुनाव हार भी गए। कुशीनगर से चुनाव लड़े थे वो और चुनाव हार भी गए। अब उन्हें पिछड़ी बिरादरी के वो बड़े नेता माने जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बिरादरी के। तो हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए, न राज्यसभा तो शायद एमएलसी भेज दिया जाए। अगर किसी तीसरे नाम पर विचार मतलब सहमति नहीं बनी तो हो सकता है कि लॉटरी लग जाए किसकी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की। एक और नाम की बड़ी चर्चा है, पर उसमें बहुत सारे ईफ एंड बट्स भी हैं, और वो हैं जयंत चौधरी, आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के सर्वेसर्वा। बात बहुत पुरानी है, जब 8 विधायक थे तब ये भरोसा दिया गया था, जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, कि चौधरी अजीत सिंह को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं हो पाए, वो वादा पुराना है। तो जयंत चौधरी के लोग चाहते हैं, आरएलडी के लोग चाहते हैं कि जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज दिया जाए। अब जयंत चौधरी अगर राज्यसभा चले जाते हैं तो फिर एक सवाल ये भी उठता है, उनके बारे में ये भी कहा जाएगा कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लोकसभा चुनाव से वो डर गए? फिर अगर वो चले गए तो फिर बागपत से जो उनका दावा बनता है, बागपत जहाँ मतलब जाटलैंड कहा जाता है,
तो बागपत की सीट से कौन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? अगर वो राज्यसभा जाते हैं, पिछले दरवाजे से संसद पहुंचते हैं, तो एक मैसेज उसका पश्चिमी यूपी में जहां जाटों की अधिकता है, वो खराब मैसेज जाएगा। तो क्या जयंत चौधरी इस मैसेज के साथ सांसद बनना चाहेंगे? ये तय करना होगा जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी के पास विधायक कम है, अब उनको समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही जाना है। तो क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर ये फैसला लेंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो ये रही कहानी, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा का टिकट किसको किसको मिल सकता है, उस पर उसकी ये पर्दे के पीछे की कुछ कहानी थी। अब हम बात करते हैं बीजेपी कैंप की। बीजेपी कैंप में 2 दिनों पहले एक बड़ा फैसला आया। अब वो फैसला देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी उतनी ही बड़ी है। और वो ये है कि यूपी के जो जल शक्ति मंत्री हैं और यूपी में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको विधान परिषद में पार्टी का नेता चुना गया। मतलब जो एमएलसी हैं उनका नेता, सदन का नेता चुन लिया गया उनको। अब सदन का नेता चुन लिया गया तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? ना 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 ना, राजनीति के जानकार कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है। अब उसी सदन में एमएलसी केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव प्रसाद डिप्टी सीएम हैं, लेकिन बना दिया गया सदन का नेता किसको? स्वतंत्र देव सिंह को। तो एक मैसेज खूब चला कि क्या केशव प्रसाद मौर्य की जो कद है राजनीतिक, वो छोटा हो गया क्या? अरे नहीं भैया, इसके दूसरे पहलू भी हैं। याद करिए 5 साल पहले चलिए, तब सदन के नेता कौन थे? दिनेश शर्मा, जो तब डिप्टी सीएम भी थे, जो अब डिप्टी सीएम नहीं है। दिनेश शर्मा को सदन का नेता बनाया गया, वो भी एमएलसी थे। केशव प्रसाद मौर्य भी एमएलसी थे। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य तब भी सदन के नेता नहीं थे और इस बार भी सदन के नेता नहीं बन पाए। तो अगर सदन का नेता बना दिया गया स्वतंत्र देव सिंह को, तो इसके पीछे आखिर क्या मैसेज है? मैसेज बहुत बड़ा है और वो मैसेज की कहानी है कोर कमेटी, कोर टीम जो कही जाती है। एक कोर कमेटी बनाई गई है बीजेपी में, संगठन और सरकार के लोगों को जोड़कर, और जितने भी बड़े फैसले होते हैं, चाहे वो संगठन का हो यानी बीजेपी का या फिर सरकार का, वो इसी कोर कमेटी में तय होते हैं। अब इस कोर कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हो गए, फिर बीजेपी के संगठन मंत्री यानी सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष यानी बीजेपी अध्यक्ष। तो स्वतंत्र देव सिंह कुछ दिनों बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हट जाएंगे, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और एक पद वाली बात है कि एक व्यक्ति एक पद, तो वो अब प्रदेश में मंत्री भी बने रहे और प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष भी, ये मुमकिन नहीं है। तो कोई दूसरा नया अध्यक्ष आएगा, तो वो कोर कमेटी से स्वतंत्र देव सिंह बाहर चले जाएंगे। तो होता ये है कि सदन, यूपी में 2 सदन हैं, एक विधानसभा, तो विधानसभा में सदन के नेता हो गए कौन? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो वो कोर कमेटी के मेंबर हो गए। अब दूसरा सदन जो हो गया वो विधान परिषद, उसके नेता कौन हो गए? उसके नेता हो गए स्वतंत्र देव सिंह। तो स्वतंत्र देव सिंह अगर प्रदेश अध्यक्ष से हट भी जाते हैं तो उनकी एंट्री कहाँ हो जाएगी? इस कोर कमेटी में। तो आज की तारीख में कोर कमेटी में उनकी एंट्री हो जाएगी, वो कोर कमेटी में बने रहेंगे और इस तरीके से एक महत्वपूर्ण फैसला हो गया। स्वतंत्र देव सिंह को कोर कमेटी में बनाने के लिए सदन का नेता बना दिया गया और इसलिए ये फैसला और इसके राजनीतिक मायने बहुत दूर तक निकाले जाने चाहिए। एक ये बड़ा फैसला था। अब हम बात करते हैं चलते चलते एक छोटी सी, यूपी में जो कांग्रेस की हार हुई है उससे आप सब भली भांति परिचित है। वैसे कांग्रेस ने चिंतन शिविर भी कर लिया उदयपुर में। वैसे पार्टी को ये भी पता है कि हमारे पार्टी के अंदर बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है, सबको पता है, लेकिन बीमारी जानते हुए भी इलाज हो नहीं पा रहा है। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ और उसके बाद पंजाब के कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ छोड़कर चले गए बीजेपी। गुजरात में हार्दिक पटेल ने भी पार्टी को गुड बाय कह दिया, देर सवेर वो भी बीजेपी में चले जाने की उनकी बातें सुन रहा हूँ। यूपी में कांग्रेस की जो हालत हुई सो हुई, और वो भी उस हालात में जब प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के प्रभारी भी हैं, मतलब सब कुछ वही है, चेहरा चाल चलन सब कुछ उन्हीं के नाम समर्पित है। अजय लल्लू यहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे
और चुनाव हार गए। उनका चुनाव हारना वाकई में एक हैरान करने वाला है। कांग्रेस के विधायक तो 2 ही रहे, लेकिन अजय लल्लू चुनाव हार गए। और अजय लल्लू के बारे में पार्टी ये कहती थी कि बहुत मेहनती हैं, पार्टी को बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन वो खुद ही अपना चुनाव हार गए। और जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे, तमकुही से, कुशीनगर की एक विधानसभा सीट है, वहाँ 4थे नंबर पर है। और वो क्यों हारे, ये खुद ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आजकल खूब बता रहे हैं लोगों को कि आखिर लल्लू कैसे चित हो गए चुनावी मैदान में। तो आज के ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में आप सबसे मिलेंगे कुछ ऐसी ही दिलचस्प खबरों को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।